हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कशंस करेंगे नीट 25 फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके नीट एग्जाम में आने की पूरी पूरी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, और ये जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और पी वाई क्यूज ही हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस करने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट 50 पी वाई क्यूज है वो हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा आता है कूलम्स लॉ से। क्या कह रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। if 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges becomes। कह रहे A का जो 25% चार्ज है अगर B को ट्रांसफर कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो पहले केस में फोर्स F दे रखा है तो F इज इक्वल टू दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सिंपल, दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है चार्जेस का। लेकिन अब देखो, अगर हमने 20% चार्ज बी को ट्रांसफर कर दिया तो ए के पास कितना बचेगा। ए के पास बचा 75/100 क्यू। ठीक, तो ये आपका 75% बचेगा ना, 75 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका जाए 3/4 क्यू। अच्छा, अगर बी को ट्रांसफर कर देंगे तो बी पे देखो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और क्योंकि ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो ए का चार्ज अगर बी को ट्रांसफर करेंगे 25%, तो 25% पॉजिटिव चार्ज 25% नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बी के पास बचेगा माइनस का 75% नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो दैट इज 3/4 क्यू। ठीक, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका तो ये आपका 3/4 इंटू 3/4, 3/4 इंटू 3/4, तो कितना आएगा 9/16। तो फोर्स जो होगा वो आपका 9/16 हो जाएगा। बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, बट चार्जेस की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 की मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाएगा 9/16। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 9F/16 फोर्स जो है वो अब दोनों चार्जेस के बीच में एक्ट करेगा। देखो सेकंड है, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइडली। कह रहे मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो स्लाइडली डिफर करता है, थोड़ा बहुत चार्जेस का डिफरेंस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक, वन ऑफ देम इज ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। एक पे चार्ज ई है तो दूसरे पे ई प्लस डेल्टा ई है। ठीक, तो जो डिफरेंस है वो डेल्टा ई का डिफरेंस है। If net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d much greater than atomic size apart is zero, then delta E is the order of। ठीक, तो डेल्टा E का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो देखो सिंपल, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पूछ रहा है कि अगर देखो प्रोटॉन्स, एक हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन एटम के पास जो नेट चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा, वो डेल्टा ई का चार्ज बचेगा। और दो हाइड्रोजन एटम के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप किसके इक्वल कर दोगे भाई, आप कर दोगे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। ठीक, तो नीचे में इसको सॉल्व करता हूं, कहीं स्पेस निकाल के यहाँ पे सॉल्व करता हूं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा टू हाइड्रोजन एटम के बीच में, दैट इज के डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो आपका लगेगा के एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सॉरी एम नहीं, जी, है ना, जी। तो देखो यहाँ पे एम, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो क्योंकि दोनों के केस में डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। तो डेल्टा ई का जो स्क्वायर होगा ये आपका जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। ठीक, देखो जी आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम जो हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा, और इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो के आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻9। ठीक, तो लगभग लगभग इसको कैंसिल करो क्योंकि पावर से मतलब हमें, तो ये कैंसिल आउट कर दो। 9 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 20, 11 और 9 20 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका जाएगा माइनस का 54, है ना। दोनों को ऐड करोगे तो 10⁻⁻ का हो जाएगा आपका 7 7 7 64।
ठीक, तो डेल्टा ई जो है ये लगभग लगभग आ जाए 10⁻⁻ का, इसका आधा कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, तो ये 37 आ जाएगा। ठीक, तो लगभग लगभग e⁻37 टाइम्स ऑर्डर का होना चाहिए डेल्टा ई। आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 10⁻37 कूलम के ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक हो गया, क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेवल बढ़िया था क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट by two massless string of length L are initially at a distance d, ठीक, apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v, then v varies as a function of the distance x between the sphere। ये जी लेवल का क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा गया था 2016 में फेज 1 में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो जेई लेवल का, नीट के लेवल का तो बनता ही नहीं है सवाल। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास दो स्फीयर है, दो चार्ज बॉडी है, जो इनिशियली किसी एक सर्टेन एंगल थीटा पे डी डिस्टेंस पर ये प्लेस्ड है। ठीक है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज मान लेते कितना है, क्यू है, इनिशियली ये डी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो अगर बात करें तो ये इस पे रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इसका टेंशन होगा टी इस डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को यहाँ पे मान लूँ ये थीटा एंगल है, तो टोटल 2 थीटा हो जाएगा, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो हम टी के कंपोनेंट्स बना देंगे, टी साइन थीटा, और इधर आपका कंपोनेंट बन जाएगा टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, वो टी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एफ नेट की बात करते हैं तो एफ नेट देखो यहां से टी साइन थीटा माइनस का एफ, टी साइन थीटा माइनस एफ, तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या भाई एम ए, तो दैट इज इक्वल टू टी, टी को एलिमिनेट करेंगे तो टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और एम जी कॉस थीटा हो जाएगा तो कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो ये एम जी टेन थीटा और माइनस एफ, अगर मैं ये डिस्टेंस एक्स कंसीडर कर लूं तो ये आपका आ जाएगा सिंपली फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। सो नाउ ए जो है वो आपका आ जाएगा वी डी वी बाई डी एक्स, और एम इसके डिवाइड में ले जाना तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी टेन थीटा, ठीक, माइनस यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाय एम एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा एम एक्स स्क्वायर, तो वी डी बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, तो वी डी बी इज इक्वल टू डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का के, इसको नेग्लेक्ट, इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देते, एंगल थीटा बहुत नेग्लिजिबल कंसीडर करते, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों साइड में क्या कर दो आप इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से वी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, यहाँ से एक फंक्शन आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये v इज प्रोपोर्शनल टू आएगा एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर -1/2 आएगा। ठीक, सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन से थोड़ा सा बेसिक सा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी 4-5 बार कर चुका हूं। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसका आंसर भी पता है, तो बाकी टेक्निक्स मैंने आपको बता दिया है। ठीक, टेक्निक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई, एक्स टू द पावर 1/2 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by string of equal length. The equilibrium separations between them is r. Now the string is slightly clamped at half of the height. ठीक, अब स्ट्रिंग को यहां से हमने शिफ्ट कर दी इस वाले पॉइंट पे, यहां से शिफ्ट कर दी यहाँ पे, हाफ डिस्टेंस हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ये y अपॉन 2 डिस्टेंस बचेगा। द इक्विलिब्रियम सेपरेशंस बिटवीन द बॉल नाउ बिकम्स, अब जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन से ये आपका आर डैश पर है, तो ये आपको फाइंड करना है आर डैश क्या होगा। ठीक, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपने करा था, इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। देखो अगर यहाँ पे दो बॉल इस तरीके से क्लैम्ड है आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो देखो एक तो सिंपली ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, एक एम जी इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, एक टेंशन होगा इसका टी। ठीक है,
तो ये अगर मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल है तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, और इधर बनेगा आपका टी कॉस थीटा। ठीक, इन दोनों क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी हो जाएगा। क्या जाएगा? एफ अपॉन एम जी। अब इनिशियल केस में अगर हम बात करते हैं, इनिशियल केस में क्या होगा, तो इनिशियल केस में जो आपका ये एंगल होगा टेन थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये डिस्टेंस r बाई टू होगा, ये y है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो r अपॉन टू अपॉन वाई इज इक्वल टू, देखो F जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा वो के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, डिवाइडेड बाय एम जी। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा आर बाय टू वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी। तो आर को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आर जो है क्यूब जो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू वाई के क्यू स्क्वायर बाय एम जी। ये टर्म्स तो कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आर डैश क्यूब जो है ये प्रोपोर्शनल होगा वाई अपॉन टू। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो सिंपली जो आर अपॉन आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू ये आपका जाएगा वाई अपॉन टू, तो ये टू पर चला जाएगा, तो आर बाय आर डैश हो जाएगा आपका रूट टू, सॉरी क्यूब रूट थ्री, क्यूब रूट टू, सॉरी क्या लिख रहा हूं, टू का क्यूब रूट, ठीक है ना। तो यहां से आर डैश क्या जाएगा, आर डैश हो जाएगा आर बाय टू का क्यूब रूट, टू का क्यूब रूट, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऑप्शंस दे रखा है इसका। यस, ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आर अपॉन टू का क्यूब रूट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल से यहाँ पे टेक्निक थोड़ा सा यूज करना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चंस को सॉल्व आप कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस नीट में 2013 में ये पूछा गया, तो ये भी थोड़ा सा एक मॉडरेट क्वेश्चंस तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस था ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, चार्ज Q is placed at the center of the line joining of two charges capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to, ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कह रहे अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, तो बीच में आप कितना क्यू चार्ज रखोगे, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो एक तो इसका नेचर जो है नेगेटिव होना चाहिए और चार्ज जो है वो माइनस क्यू बाय फोर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक, किसी भी इस वाले चार्ज पे फोर्स जीरो कर दीजिएगा, है ना, इसका फोर्स बैलेंस कर दीजिएगा, बैलेंस करके आप क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, तो माइनस क्यू बाय फोर आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। If F is the force of propulsions between the ions, the number of electrons missing from each ions will be E the charge of electrons. तो कह रहे टू पॉजिटिव आयंस है हमारे पास, ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शंस बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस विल बी। देखो जो रिपल्शन फोर्स है आपका एफ, रिपल्शन फोर्स जो होगा एफ, वो क्या हो जाएगा, देखो रिपल्शन फोर्स एफ हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस पे अगर सेपरेट है। अच्छा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्यू को हम लिख सकते हैं सिंपली एन ई का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से मैं एन स्क्वायर फाइंड करूंगा, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ई का स्क्वायर। ठीक, तो एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखो के का वैल्यू रख दूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ ई सॉरी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर आना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ आर स्क्वायर ई स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर ले लो या डी स्क्वायर ले लो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक, डी डिस्टेंस दे रखा था क्वेश्चन में, डी के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो डी के थ्रू सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट बताना है, तो सिंपल अभी हमने फॉर्मूला लिखा था फोर्स का, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट फाइंड करोगे तो F डिवाइड में आ जाएगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। Question number 8. An electron is moving around a nucleus of hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F between two is, ठीक, दोनों के बीच में कूलम फोर्स कितना लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना। तो हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियर पे चार्ज कितना ई है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना भाई ई है, ये आर रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो फोर्स कितना होगा एफ, दैट इज 1 अपॉन के टर्म्स में देगा तो के लिख लेता हूँ, के ई इंटू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जाएगा के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो सिंपली देखो ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, मान लो ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक, और इस एटम के सेंटर पे आपका न्यूक्लियर है, ये इसका पोजीशन मान लो, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक। अब फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स भाई इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, तो फोर्स जो होगा वो माइनस आर कैप के अलोंग लगेगा, किसके अलोंग लगेगा, माइनस आर कैप के अलोंग लगेगा, ठीक है, कैप दे रखा ना, हाँ ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट होगा, माइनस के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर का कैप, आर का कैप, ठीक, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, the maximum force of attractions between two charges separated by a distance decreases k times decrease होगा, increases k times, remain unchanged and becomes 1 by k square times। ठीक, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, के स्क्वायर सॉरी के टाइम्स आपका रिड्यूस हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर अपोजिट चार्जेस है तो उस केस में के टाइम्स आपका सॉरी सिमिलर चार्जेस के केस में के टाइम्स आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 10। अच्छा बीच में से क्वेश्चंस मिसिंग हैं, चलो कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट आ जाएगा 20। नेक्स्ट आपका 20, द फॉर्मेशन ऑफ डायपोल इज ड्यू टू of two equal and dissimilar point charges placed at a short distance, long distance, above each other, none of this। तो डायपोल जो फॉर्म होता है वो हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्म होता है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 है, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर ड्यू टू अ डायपोल इज रिलेटेड एस। ठीक, एक डायपोल की वजह से जो फील्ड बनता है वो आर से किस तरीके से रिलेट करता है, तो वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे बनता है 2 kp/r³। ठीक, एक्सियल पॉइंट पे जो बनता है वो बनता है kp/r³। तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि ई जो है प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ के, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, it experience a torque equal to 4 Newton meter। Calculate the magnitude of charge on the dipole if dipole length is 2 centimeter। देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टाउ, दैट इज पीई साइन थीटा, है ना, पी टाउ कितना है भाई 4 है, ठीक, पी निकालते हैं हम बाद में, सॉरी पी निकाल लेते हैं फिर क्यू निकालते हैं हम लोग, तो पी ई हमारा है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ इंटू साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁵ इधर चला जाएगा, तो p का जो वैल्यू आएगा ये 4 × 10⁻⁵ आ जाएगा। ठीक हो गया, नाउ p इज इक्वल टू द q × 2l, 2l आपका देगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻², 2 ऊपर इधर आ जाएगा, 2 से इसको कट कर देना, ठीक, 2 इधर चला जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻² इज इक्वल टू की ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा,
तो Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ आ जाएगा, दैट इज द माइक्रोकूलम, सॉरी मिलीकूलम, माइक्रोकूलम नहीं मिलीकूलम। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 मिलीकूलम इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड विद 6 माइक्रोकूलम, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब इज, क्यूब का सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड करना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, दैट इज क्यू अपॉन ए। क्यूब का ए हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो 6 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय साइड हो जाएगा इसका 5, तो 5 का स्क्वायर सॉरी 6a² होता है, तो 6 × सेंटीमीटर में दे रखा, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴, -4 ऊपर चला जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 10⁻⁻² डिवाइड बाय 25। तो अगर हम 100 ले लेते हैं तो 104, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है? 4 इंटू 10⁻⁻4 -4 आना चाहिए, ये आएगा, सॉरी ये आएगा, ये 4 इंटू 10⁻⁻4 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻³ लिखेंगे हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 into 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? स्फीयर के 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका फील्ड कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो फील्ड होता है आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर स्फीयर की वजह से, तो के तो हो गया 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू आपका हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷, और अपॉन आर डिस्टेंस आपका 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁴, 3 से कट कर देते, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, इसको भी 3 से कट कर दे, 3 5 जा 15। ठीक, तो ये बन गया 25, तो 3.2 डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻, देखो ये 9 4 ऊपर जाएगा, प्लस का 9 + 4 13, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बचेगा आपका 6, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, एक जीरो इससे ले लेना उधार, तो ये 32 हो जाएगा, तो 32 डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा ए सही आएगा, 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज कैपिटल Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, इस वाले पार्ट की वजह से कह रहे हैं ए के बी, ऑन द रिंग इज E, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए बी सी डी, ए सी डी बी, ए सी डीबी, मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल से देखो, सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, अगर ये पूरा रिंग है, इस पूरे रिंग की वजह से यहाँ पे नेट फील्ड कितना होगा भाई? 0 होगा। बट अगर ये वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन है, अगर ये सेक्शन एक फील्ड बनाता है इस डायरेक्शन में, है ना, तो बाकी रिमेनिंग फील्ड पोर्शन भी आपका एक फील्ड बनाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा जितना इस सेक्शन का फील्ड है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन ओ से ये क्यू की तरफ होगा। ठीक, अलोंग ओ क्यू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा करेक्ट आंसर, ई और अलोंग ओ क्यू, ओ से क्यू के डायरेक्शन पे इसका डायरेक्शन होगा। ठीक हो गया, तो ये सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होता है। सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन में सिंपली अगर एक रिंग के सेंटर की बात करेंगे फील्ड 0 होगा, अगर उसमें से एक सेक्शन कट कर लेंगे रिंग का, जैसे एक रिंग है, अगर रिंग में से एक छोटा सा सेक्शन अगर हमने कट कर लिया मान लो, ठीक, तो बाकी जो रिमेनिंग रिंग की वजह से सेंटर पे जो फील्ड बनेगा, ये रिंग उतना ही फील्ड बनाएगा जितना ये वाला सेक्शन यहाँ पे फील्ड बना रहा होगा, कि आपस में कैंसल आउट होगा, एंड देन नेट फील्ड सेंटर पे क्या होगा आपका? 0 होगा। तो इसीलिए बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसी का यूज करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था।
चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एयर एट NTP is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. The maximum charge that can be given to the spherical conductor of radius 3 meter is, ठीक है। नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वो इतना है, ये स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो हम उस स्फेरिकल कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं, उसका रेडियस कितना है भाई, 3 मीटर है, उसका रेडियस कितना भाई 3 मीटर है। ठीक, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू, देखो के हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू आपको निकालना है कितना हम चार्ज दे सकते हैं, आर आपका 3 मीटर है तो 3 का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर ये 9 माइनस 9 6 प्लस 6 तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम चार्ज हम उस कंडक्टर को दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। ठीक हो गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, two spherical conductor A and B of radius 1 mm and 2 mm are separated by a distance 5 centimeter and are uniformly charged. If the sphere are connected by a conducting wire, then in equilibrium conditions the ratio of magnitude of electric field at the surface of sphere A and B, A और B के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 2 लाइन में क्वेश्चन सबका सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, अगर हम वायर से कनेक्ट करेंगे तो दोनों स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा बेटा वो सेम होगा। तो अगर दोनों स्फीयर का पोटेंशियल अगर सेम होता है तो हमने क्या यूज करना है भाई, हमने यूज करना है, देखो V इज इक्वल टू होता है आपका V बाय आर, सिंपल इज इक्वल टू V बाय आर। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे E1 बाई E2, तो E1 बाई E2 क्या जाएगा आपका R2 बाई R1। देखो R2 क्या है, सेकंड सेल का रेडियस कितना है 2 mm, फर्स्ट सेल का रेडियस कितना है 1, तो 2 बाई 1 आ जाएगा इसका रेशियो, क्या जाएगा भाई 2 बाई 1 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा। सिंपल, इसी का रिलेशन का अपने क्या करना है, यूज करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस देन, कह रहे अगर इंटीग्रेशन E डॉट डी एस 0 है तो अब क्या कंक्लूड करेंगे, इसका मतलब ये फ्लक्स 0 है, उस सरफेस का जो फ्लक्स है ये 0 है। अगर फ्लक्स 0 है तो अब क्या कंक्लूड करोगे, तो अब कंक्लूड ये करोगे फर्स्ट कि ऑल दी चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द स्फीयर, मतलब सारे चार्जेस उस स्फीयर के सरफेस के अंदर होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, मतलब उस सरफेस के अंदर जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइनिंग लीविंग इट, और डी ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। ठीक, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 होने का मतलब है किसी सरफेस के अंदर जितने फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उतने ही फील्ड लाइंस यहाँ से आपका क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसका मतलब टोटल जो फ्लक्स होगा वो हमारा 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट आंसर। नीट 23 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है, अ स्फीयर एनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद चार्ज प्लस माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर, स्फीयर के अक्रॉस टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो देखो अ स्फीयर एनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद चार्जेस, देखो क्या बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो क्यू नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। इसका मतलब एनक्लोज चार्ज 0 होगा, एनक्लोज चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा उस सरफेस का 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू नेट 0 है इसीलिए आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। नीट 19 का क्वेश्चन है। देखो 20 क्वेश्चन सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस of radius r if radius is double
देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा अगर हम रेडियस को क्या कर देते हैं, डबल कर देंगे। तो देखो रेडियस को डबल कर दो, आधा कर दो, पौना कर दो, कुछ भी कर दो, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स हमारा रिमेन सेम रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो रेडियस को आप डबल कर दो या सिंपली आप क्या कर दो, सरफेस के शेप को चेंज कर दो, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है, अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज q coulombs within it. If phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A in the unit of volt will be। देखो, a hollow cylinder has a charge q coulombs within it। ये हॉलो सिलेंडर है, इसके अंदर q चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है। इफ phi is the flux in unit of voltmeter, ठीक है, अगर इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है वो वोल्ट मीटर में दे रखा है, विद द कर्व्ड सरफेस बी, इस कर्व्ड सरफेस बी से, ये जो कर्व्ड सरफेस होगा ना, इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो हमारा फाई है। ठीक है, अब से कह रहे हैं द फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस बी, द फ्लक्स लिंक्ड विद प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट विल बी, है ना, कह रहे जो हमारा ये जो फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक करेगा ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें से फ्लक्स लिंक हुआ आपका फाई, इसमें से लेट से फाई वन है तो इसमें से भी आपका फाई वन हो जाएगा। तो 2 फाई 1 प्लस फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई वन आपका क्या हो जाएगा 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई, माइनस का फाई, इतना फ्लक्स जो है वो आपका लिंक करेगा इन फ्लैट सरफेस से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, दैट इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, अ चार्ज q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज, एनी फेस, किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो आपको फाइंड करना, सिंपल से इसका एक्सप्लेनेशन है, सिंपल से इसका आंसर है। देखो अगर सेंटर पे क्यूब रखा हुआ है, सॉरी चार्ज रखा हुआ है, तो पूरे क्यूब से फ्लक्स पास होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक फेस का हो जाएगा q/6 एप्सिलॉन नॉट, q/6 एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई, इसमें 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो क्यूब के सेंटर पे अगर चार्ज रखा है तो एक फेस का जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन, आ चार्ज q is placed at the corner of a cube of side A, the electric flux through the cube। देखो क्या करें, कॉर्नर पे रखा हुआ है, वर्टिसेस पे रखा हुआ है, अगर कॉर्नर वर्टिसेस पे रखा हुआ है तो एक क्यूब का जो फ्लक्स होगा वो q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट आंसर, q/8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब ऑफ साइड L, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, है ना, क्या कह रहे हैं, पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब ऑफ साइड L, एक क्यूब ऑफ साइड L के मिड पॉइंट में एक चार्ज प्लस q रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो क्यूब का फ्लक्स हो जाएगा q/एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, q/एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्वेश्चन नंबर 35 है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस with linear charge density plus lambda coulomb meter minus lambda coulomb meter placed at a distance of 2r in free space, what is the electric field midway between the two line charges। दोनों लाइन चार्जेस के मिड में कितना फोर्स होगा, सॉरी कितना फील्ड होगा वो आपको फाइंड करना है। दो लाइन चार्ज है, ठीक, इसका प्लस लैम्डा है, इसका माइनस लैम्डा है, इसके मिड पे निकालना है, यहाँ से डिस्टेंस आर है, यहाँ से डिस्टेंस आर है, तो वो इस पॉजिटिव के लिए फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव के लिए फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि मिड में है, दोनों का फील्ड आपका सेम होगा, तो सिंपली जो नेट फील्ड होगा वो ट्वाइस ऑफ ई हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ई दैट इज 2k लैम्डा बाय आर, तो दैट इज 4k लैम्डा बाय
और अगर k का वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। इतना नेट फील्ड जो है इसके सेंटर पे बनेगा, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन है, अ हॉलो metal sphere of radius r is uniformly charged, electric field due to the sphere at a distance r from the center. A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged, electric field due to the sphere at a distance r from the center. ठीक, 0 as r increases from r to capital R, मतलब r जो है कैपिटल R के केस में, decreases as r increases for r is greater than capital R। ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन सेम ही दे रखा है। अच्छा, डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, डिक्रीज होगा और जब आर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा जब आर इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो देखो जो ग्राफ बनता है इसका वो इस टाइप का बनता है। ठीक, जब से जैसे आर आपका इंक्रीज होगा, देखो ये आर हो जाएगा, ये लेस देन आर हो जाएगा स्मॉल आर, ये ग्रेटर देन आर वाले रीजन के लिए यहाँ पे फील्ड जीरो है। ठीक, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। ठीक, और जैसे जैसे फिर आर को इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये नीट 19 का क्वेश्चन है। ठीक, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक, और इस बात, हाँ ठीक है, 30 कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने इस चैप्टर के करीब करीब, हमने 36 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। 36 क्वेश्चन जो PYQs है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस चैप्टर पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा, आपका क्या फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।